सो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये जो एक्सपेरिमेंट है, दिस प्रूव्स दैट। सर बोलो। सर वो स्क्रीन नहीं आ रहा, मतलब ये स्क्रीन पे ये माय पर्सनल मीटिंग आईडी ये सब आ रहा है। अच्छा, देखो तभी आना। यस सर, अभी आ रहा। Okay, okay. तो बच्चों जो ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी explained only when we consider particle nature of light. बच्चों इससे पहले श्रवण सर शायद पढ़ा रहे होंगे, YDSC एक्सपेरिमेंट जो है, YDSC एक्सपेरिमेंट बताता है कि जो लाइट है दैट इज ए वेव, है ना। ये इंटरफेरेंस वेव शो करता है। पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, ये सारे कौन सा नेचर शो करता है? वेव नेचर। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, एंड देन एक है कॉम्पटन इफेक्ट। ये भी क्या शो करता है? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट ऑल द सिलेबस में नहीं है, लेकिन मेडिकल वालों का भरोसा नहीं है, ये भी पूछ देता है। तो ये होता क्या है वो बता रहा हूं। सपोज एक इलेक्ट्रॉन्स है और एक फोटोन इसको स्ट्राइक किया, तो एक फोटोन सपोज इधर चला गया, इलेक्ट्रॉन से इधर रिबाउंड हो गया, है ना। तो मोमेंटम कंजर्वेशन, ये इसका डायरेक्शन चेंज होता है, ये सारी चीज से निकलता है। कुछ एनर्जी जो है इस पे ट्रांसफर हो जाता है। तो ये भी जो एक्सप्लेन होता है कॉम्पटन इफेक्ट, वो भी पार्टिकल नेचर कंसीडर करने के बाद में होता है, ऑल्दो दिस इज नॉट इन सिलेबस। चलो बच्चों, मैंने थोड़ा सा बता दिया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो लाइट है उसको अगर पार्टिकल नेचर माने तो पार्टिकल का नाम क्या है। उस पार्टिकल का नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? फोटोन। मतलब लाइट को अगर वेव माना, इसका मतलब होता है कि जो एनर्जी है वो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन अगर पार्टिकल नेचर मानते हैं तो इसका मतलब हुआ, एक सेकंड रुकना है। दिखा क्या बच्चों? स्क्रीन दिखा क्या? नहीं सर, व्हाट्सएप दिख रहा सर दिख रहा है। अभी दिख रहा होगा।
तो देखा था नेट कैसे कनेक्टेड है। सो बच्चों पार्टिकल नेचर अगर मानते हैं तो क्या करते हैं, एनर्जी इज डिस्क्रीट, एनर्जी इन पैकेट, है ना, एक क्वांटा है, डिस्क्रीट है। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लें कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, मैं एग्जांपल लेता हूं कि मिल्क, मिल्क कंटिन्यूअस फ्लो है, तुम 1 लीटर ले सकते हो, हाफ लीटर ले सकते हो, मिल्क 0.1 लीटर, कुछ भी अमाउंट ले सकते हैं, है ना। लेकिन अगर एप्पल का है तो 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, तो वो हो गया डिस्क्रीट। ओके बच्चों, पार्टिकल नेचर का मतलब एनर्जी इज इन है ना। सो एक पैकेट जो होगा उसी को कहेंगे एक फोटोन। जैसे बच्चों अगर कोई कहा जाए कि एक टैप वाटर है, समझना है इसको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अच्छे से समझना है। एक टैप वाटर है और इससे ना पानी मतलब निकाल ले सकते हो, और तुम्हें एक बकेट दिया गया और कहा गया कि इससे तुम्हें 1 बकेट वाटर लाना है। तुम क्या करोगे, जाओगे टैप को ओपन करोगे और सर्टेन रेट से वाटर यहाँ पे फ्लो होगा, और जब बकेट फिल हो जाएगा तो तुम यहाँ से लेके आओगे। तो यू विल रिक्वायर सम टाइम। और सपोज एक जगह पे यहाँ पे टैप वाटर है और यहाँ पे क्या है, दूसरे जगह पे ऐसे है कि एक एक बकेट वाटर रखा हुआ है, और तुम्हें यहां से जाके लाना है। तो तुम अगर जाओगे और बकेट रखा हुआ, एक बकेट उठाए लेके आ गए, तो बताओ इसमें अगर सपोज 2 मिनट का टाइम लगता है यहाँ से फिल करने में, बट यहाँ पे क्या टाइम लगेगा, ऑलमोस्ट इमिडिएटली उठा के लेके आ जाओगे, बिकॉज ये रखा हुआ 1 बकेट और ये लेके आ गया। तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, यहाँ पे एनर्जी कंटिन्यूअसली आ रहा है तो एक सर्टेन अमाउंट फिल होने में कुछ टाइम लगेगा। एक है कि नहीं इतना अमाउंट ऑलरेडी रखा हुआ है। बच्चों कहानी कुछ ऐसी ही है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये वाला जो है ये हेल्प करेगा। जो हमने कहा कि दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी एक्सप्लेन ओनली व्हेन वी विल कंसीडर पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पहले तो ये एक्सपेरिमेंट है क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अभी तक नहीं बताया, सिर्फ अभी हमने बताया कि एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस होगा अगर वेव नेचर मानेंगे, डिस्क्रीट होगा अगर पार्टिकल नेचर मानेंगे। डिस्क्रीट का ये एग्जांपल दिया, कंटिन्यूअस का ये एग्जांपल दिया। गार्गी यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर। ठीक है। अब बच्चों ये चीज अभी कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या बता रहे हैं, तो नेक्स्ट बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों जो डिस्क्रीट है, जो पैकेट है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटा भी बोलते हैं। क्वांटा का मतलब एक यूनिट, डिस्क्रीट पार्ट, उसी को हम बोलते हैं फोटोन। तो अगर हम वेव नेचर माने बच्चों, और वेव नेचर मानते हैं तो उसका एक वेवलेंथ होगा, उसका एक फ्रीक्वेंसी होगा लाइट का, है ना। अगर इसी को कहा कि नहीं हम तो फोटोन मानेंगे तो क्या होगा, तो बच्चों अगर ये फोटोन को हम सॉरी लाइट को अगर हम फोटोन मान लें तो उस फोटोन का एनर्जी क्या होगा, उस पैकेट का एनर्जी क्या होगा, तो या इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना। इस फोटोन्स के टर्म में देखें, पहले वो प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं और देन वी विल एक्सप्लेन कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है और क्यों ये सिर्फ पार्टिकल नेचर मानने से एक्सप्लेन होता है। सो फोटोन्स का प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करें। ठीक है बच्चों। सो Yes, sir. if light
have frequency nu, then photon will have energy, जो पैकेट का एनर्जी है कितना होता है, एवरीवन नोज दैट, h nu. एच न्यू। एच को क्या बोलते हैं बच्चों, Planck's constant. प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका पता है वैल्यू कितना होता है एच का, 6.626 into 10 raised to power minus 34. यस -34 ये, ठीक है ना। चलो, तो दूसरा बच्चों, इसके पास अगर एनर्जी न्यू के टर्म में लिखा तो ये, और दूसरा एक टर्म लिखते हैं बच्चों वेवलेंथ के टर्म में, तो एच सी वाई लैम्डा, बिकॉज c इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। इसको न्यू भी लिखते हैं बच्चों, समटाइम्स एफ भी लिखते हैं, तो कंफ्यूज मत करना, फ्रीक्वेंसी है ये। तो यहां से न्यू को सी वाई लैम्डा कर लिया, एंड देन ये जो टर्म आता है एच सी, एच का वैल्यू लिख दो, सी का वैल्यू लिख दो, तो ये आ जाता है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ये बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में एनर्जी लिखा है, या समटाइम्स केमिस्ट्री में अगर पढ़ोगे तो शायद सर ऐसे लिखते हैं 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो कोई भी एक याद कर लो, दोनों सेम ही चीजें हैं, नैनोमीटर है यहाँ पे, एंगस्ट्रॉम है तो एक जीरो ज्यादा है। तो चलो एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं, एक सेकंड, बहुत सारे कॉल आ रहे हैं। सो अगर पूछा जाए कि एग्जांपल ले रहा हूं कि एक वेव है जिसका वेवलेंथ जो है लैम्डा दैट इज अराउंड 400 नैनोमीटर। सो उसका अगर हम फोटोन माने, फोटोन जैसा ट्रीट करें, पार्टिकल माने, तो इस फोटोन का एनर्जी क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन। तो कितना आ जाएगा बच्चों, एच सी बाई लैम्डा, एच को लिखेंगे 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाई 400 नैनोमीटर। नैनोमीटर नैनोमीटर चला जाएगा बच्चों, देखना यहाँ पे एक जीरो चला जाएगा, 31/10 हो जाएगा ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इज इट क्लियर? बच्चों यहाँ तक क्लियर? कोई तो बोलो। हाँ सर। ठीक है, तो दोनों के टर्म ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला टर्म जरूर याद रख लेना। अच्छा बताना, फोटोन्स के पास एनर्जी है तो क्या मोमेंटम भी है? फोटोन्स ऑल्सो possess मोमेंटम। कितना मोमेंटम होता है? मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं बच्चों, और दिस इज h अप बाई लैम्डा, ठीक है बच्चों। इसका मोमेंटम है तो ये डायरेक्शन क्या होगा मोमेंटम का, फोटोन्स का? तो डायरेक्शन होगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। अब पता है एक सवाल एच.सी. वर्मा में है जो जनरली टीचर्स भी कभी कभी परेशान हो जाते हैं। उन्होंने लिखा है एक स्टेटमेंट, 2 photons having equal linear momentum will have equal wavelength। ये एक स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है
two photons having equal wavelength will have equal momentum. ठीक है बच्चों, दोनों स्टेटमेंट पढ़ लिया, लिख लिया, मतलब समझ लिया ये। अब ऑप्शन ए आता है, बोथ करेक्ट, बी both wrong, C one correct, two wrong, D one wrong, two correct. कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा बच्चों? क्या बच्चों सी लग रहा है? सी इज करेक्ट। राशि लखानी कनेक्टेड हो क्या? राशि, हाँ सर। कौन सा करेक्ट है? सर फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट। सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड क्यों रॉन्ग है राशि? सर मतलब डायरेक्शन भी अलग हो सकता है तो मोमेंटम बदल जाएगा ना। ये सेकंड बच्चों रॉन्ग है, इक्वल वेवलेंथ है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि मोमेंटम इक्वल होगा। अगर यहाँ पे कह देता कि मैग्नीट्यूड विल हैव इक्वल मोमेंटम इन मैग्नीट्यूड तो सही हो जाता है ना। लेकिन मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी राशि ने बहुत अच्छा बताई एंड गार्गी ने भी आंसर बताई। सो सी इज करेक्ट, फर्स्ट करेक्ट, सेकंड रॉन्ग। चलो बच्चों, तो दो चीज हमने बता दिया, तीसरा पॉइंट्स बताते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? ऑल फोटोन्स ट्रेवल with a speed c in vacuum। ठीक है ना। अच्छा, एक पिछला पेज में एक चीज नहीं बताया, मोमेंटम बताया बच्चों h बाई लैम्डा और एनर्जी बताया hc बाई लैम्डा। तो फोटोन के लिए E और P में कोई रिलेशन है क्या? E upon C. E is equal to P into C. P into C. Clear? And this is valid for photon. This is not valid for particle. ठीक है। अच्छा, एक सवाल और लेते हैं। ये जो फोटोन्स है बच्चों, अगर वेव नेचर देखें, लाइट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और उसको फोटोन जैसा ट्रीट करें। तो अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिखूं 100 वोल्ट पर मीटर साइन, टू पाई अपॉन $500 nanometer x minus
ऐसा किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दिया हुआ है, ये वेव का एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बताओ कि ओमेगा क्या होगा। दूसरा कि व्हाट विल बी द एनर्जी एंड व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। मतलब पहले फ्रीक्वेंसी बता दो देन ओमेगा बता दो। तो देखो यहाँ पे k की जगह पे ये बच्चों k इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा। समटाइम्स यहां से देख सकते हो या कभी कभी क्या रहेगा बच्चों ये ओमेगा दिया रहेगा। तो ऐसे सवाल अगर दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिया हुआ है, इक्वेशंस दिया हुआ है, तो आइदर यू कैन फाइंड वेवलेंथ और यू कैन फाइंड फ्रीक्वेंसी, और जब फ्रीक्वेंसी निकाल लिया तो एनर्जी h बाय लैम्डा से या h न्यू से निकाल दोगे। बच्चों ये सवाल समझ में आ रहा है? HC वर्मा में ऐसे सवाल हैं या कोई बुकलेट लोगे जहां पे इक्वेशंस दिया रहेगा और फोटॉन्स का एनर्जी पूछेगा। चलो नेक्स्ट पोस्टुलेट्स में ये सवाल करना है, ऐसे सवाल आएंगे। फोटोन का अगर पूछा जाए मास क्या होगा, तो ये बड़ा मुश्किल सवाल होता है कि फोटोन का मास क्या है। तो इसको बोलते हैं बच्चों फोटोन विल हैव रेस्ट मास 0, या ऐसे बोलते हैं कि हम फोटोन का मास न्यूटोनियन फिजिक्स में डिफाइन नहीं करते हैं। वी सिंपली से दैट इट्स रेस्ट मास इज 0। दिस इज द स्टेटमेंट। फोटोन can collide with electrons or atom, and in collision it can transfer energy and momentum to others। अदर्स का मतलब जिससे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड किया इलेक्ट्रॉन्स को, या एटम से कोलाइड किया तो एटम्स को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। बच्चों ये लिखना है। बच्चों कोलिजन्स में क्या मोमेंट, अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्या? यस, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम momentum and energy will remain conserved for the collisions। चलो कुछ मैसेज आया, देखते हैं मैसेज क्या रहेगा। हाँ उसने लिखी रहेगा। बच्चों क्या जब बहुत सारे फोटॉन्स इंटरैक्ट कर रहा है तो इज देयर एनी कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन्स? क्या अगर कहा जाए कि कहीं पे ऐसा हो रहा है कि 10 फोटॉन्स आ रहा है तो क्या 10 फोटॉन से निकल सकता है? नंबर ऑफ फोटॉन कंजर्वेशन में, number of photons may or may not remain same
ठीक है, तो कभी भी कंजर्वेशन ऑफ फोटोन्स हम लोग नहीं लगाएंगे। इज इट क्लियर? और कुछ पोस्टुलेट छूटा हुआ है? कुछ चीजें आएगा तो बता दूंगा मैं, तो एक दो पॉइंट छोड़ करके फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, थोड़ा सा बात कर लेते हैं इंटेंसिटी का। इंटेंसिटी थोड़ा सा HC वर्मा में या स्टैंडर्ड बुक जो JEE के प्रिपरेशन के लिए उसमें और NCERT में थोड़ा डिफरेंट दिया है। तो जनरली इंटेंसिटी का मतलब होता है बच्चों, अगर इफ यू कंसीडर यूनिट एरिया, सो यूनिट एरिया से हाउ मच एनर्जी is crossing per second, that is called intensity। तो मान लो कि इसका इंटेंसिटी कभी लाइट का आई है, तो एक सेकेंड में अगर पूछा जाए कि इससे कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स क्रॉस कर रहा है, या अगर एक सरफेस है और यूनिट एरिया से लाइट आ रहा है और उसका इंटेंसिटी सपोज आई है, सो हाउ मेनी फोटॉन्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया 1 second if intensity is high। तो बच्चों ये हेल्प करेगा सवाल सॉल्व करने में। तो सर एक काम करो ना, सबसे पहले कितना एनर्जी क्रॉस करेगा एक सेकंड में, कितना एनर्जी क्रॉस करेगा एक सेकंड में बच्चों यूनिट एरिया से? आई उसी को तो इंटेंसिटी का है। इतना एनर्जी क्रॉस किया और एक फोटोन का एनर्जी बच्चों है hc/λ। सो नंबर ऑफ फोटोन्स इतना ही हो जाएगा। बच्चों ये क्लियर? नंबर ऑफ फोटॉन्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया इन 1 सेकेंड, तो एक सेकेंड में कितना एनर्जी जाएगा, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी यूनिट एरिया से। और परपेंडिकुलर जाना चाहिए, परपेंडिकुलर क्रॉस करना है। अगर सपोज लाइट वेव वैसे आ रहा है तो इंटेंसिटी जो एरिया लेंगे दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन डायरेक्शन। इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। हमने कुछ बेस तैयार किया, अब आते हैं कि ओरिजिनल चीज हमें जो पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये है क्या? जो अगर एक मेटल प्लेट है और इस मेटल प्लेट पे क्या किया, एक सफिशिएंटली स्मॉल वेवलेंथ का या एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी का हमने क्या किया है, फोटोन इंसिडेंट का है इस पे एक मेटल प्लेट में। And what is the observation?
एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी बच्चों ग्रेटर फ्रीक्वेंसी का या एक सर्टेन वेवलेंथ से लेस वेवलेंथ का हमने फोटोन्स इंसिडेंट कराया एंड व्हाट वी ऑब्जर्व कि देयर इज ए इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। From surface of metal plate. मतलब लाइट का मतलब रेडिएशन इंसिडेंट करा एक सरफेस मेटल के सरफेस पे और मुझे इलेक्ट्रॉन्स दिखा कि बाहर आ रहा है। दिस इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? ये फोटोन्स। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन्स को नाम दे दिया गया फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इसका नाम दे दिया गया फोटो इलेक्ट्रॉन्स। लिखो यहां तक। अच्छा, आवाज जा रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। चलो, तो यहाँ पर डिस्कस क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन्स सरफेस से बाहर आया, दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब जब ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है वो डिस्कस करते हैं और ये हेल्प करेगा समझने में। बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स कितना देर बाद आता है बाहर? हाउ मच टाइम इट विल टेक? एनीवन? क्या आवाज आ रही है? शुभम पाटिल, म्यूट कर लो कुछ अगर नहीं बोलना है तो। साक्षी पाटिल, बताना इलेक्ट्रॉन्स कितने देर बाद आता है? 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, कितने देर बाद? क्या ऑब्जर्वेशन किया गया था? एनीवन? कोई तो बोलो यार। तो ये बेसिक चीज नहीं तुम लोगों को पता है, हम तो रिवाइज कर रहे हैं, ये सब पढ़े होगे तुम लोग। बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर आता है मेटल से ऑलमोस्ट इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपोजर, मतलब जैसे ही लाइट इंसिडेंट किए वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाता है। आई बात समझ में? अब अगर हम इसको लाइट को वेव मानते बच्चों की, लाइट इज ए वेव, अगर हम लोग बात करें कि लाइट इज ए वेव, तो इसको क्या लगेगा? इट विल टेक
some time to accumulate sufficient energy to take out electrons from the metal. जैसे मैंने बच्चों अभी कुछ देर पहले ना बकेट वाला एग्जांपल रखा था, तुम्हें बकेट लेके आना है, कंटिन्यूअस एनर्जी फ्लो रहा है, इट विल टेक सर्टेन टाइम। तो अगर वेव होता तो कुछ देर बाद आता, और वो इस पे डिपेंड करता कि इंटेंसिटी कितना, मतलब जब हम अगर हम कंपेयर करें टैप वाटर से तो उसका क्रॉस सेक्शन कितना बड़ा है, कितना ज्यादा वेलोसिटी से वाटर आ रहा है, ये सब पे डिपेंड करता है कितने टाइम में बाहर आता है। लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है? ये सारी चीजों पे डिपेंड ही नहीं करता है कि क्या इंटेंसिटी है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी। आई बात समझ में? तो बच्चों ये अगर समझ में आ गया ना कि ये चीज कि है क्या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्यों ये पार्टिकल नेचर से ही एक्सप्लेन होगा, वेव नेचर से नहीं एक्सप्लेन होगा। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कि इमीडिएटली बाहर आता है। अगर ये वेव होता तो इस पे डिपेंड करता है कि कितना इंटेंसिटी फॉल करा रहे हैं तो कितने देर बाद आता है। अगर डिम लाइट फॉल कराते तो ज्यादा टाइम के बाद बाहर आता, हाईली इंटेंस लाइट फॉल कराते तो थोड़ा कम टाइम में ही बाहर आ जाता इलेक्ट्रॉन्स। चलो, और ये भी डिपेंड करता है बच्चों कि इफ वेवलेंथ is greater than some lambda naught, जिसको बोलेंगे, किसको क्या बोलते हैं बच्चों? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है ना, इसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं। इससे अगर ग्रेटर है देन नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑब्जर्व is observed whatever is the intensity of incident light, whatever the intensity of incident light. अगर वेव होता बच्चों, वेव नेचर होता तो वेवलेंथ से फर्क नहीं पड़ता। अब ये पैकेट जो है बच्चों वो डिपेंड करता है hc बाय लैम्डा, तो पैकेट का एनर्जी अगर एक लेवल से कम है तो एक इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए। अगर उससे कम एनर्जी इस पैकेट के पास तो वो इलेक्ट्रॉन्स को नहीं निकाल पाएगा, ज्यादा है तभी निकाल पाएगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो मैं अब क्या करता हूं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का सेटअप बनाता हूं। सेटअप ऑफ द एक्सपेरिमेंट। और सेटअप तो बच्चों तुम लोग कहीं अच्छे से बना सकते हो, मेरा अच्छा सा मतलब देख करके। ये ऐसे क्रॉस करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? ये वेरिएबल, इसको वेरिएबल रखेंगे और इसको उल्टा भी कर सकते हैं।
पोलैरिटी को, ठीक है ना। और क्या करते हैं बच्चों, इस पे हम मेटल पे फोटोन इंसिडेंट कराते हैं, and it is observed that there is some electrons emitted. So observations में हमने कुछ कुछ लिखा था पहले ऑलरेडी। ऑब्जर्वेशंस क्या था, इमीडिएटली पहला, दूसरा electrons comes out with kinetic energy ranging from 0 to certain value। certain value मैं बताऊंगा, वो कितना वेवलेंथ है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। और ऑब्जर्वेशंस क्या है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहा है, ये कोई इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी देख पाएगा, कैसे हम लोग डिटेक्ट करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहा है। अपूर्वा, कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रॉन्स, थोड़ी हमें दिखेगा कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहा है। अगर उसको ये फ्लोरोसेंट शीट के ऊपर, अगर फ्लोरोसेंट शीट लगा दिया तो हो जाएगा। फ्लोरोसेंट शीट्स लगा दिया तो उस पर वो एक्सपोजर दिखेगा उसका, है ना। गुड। यहाँ पे बच्चों क्या होता है कि क्या किया हमने, ऐसे जोड़ दिया है, सर्किट कंप्लीट कर दिया, एमीटर लगा दिया है और इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आया इधर तो मतलब करंट इधर हो जाएगा। और अगर हमने ऐसे बैटरी इधर लगाया तो ठीक है, अगर सपोज बैटरी मैं इधर इस तरफ का लगाऊं, ऐसा अगर लगाऊंगा तो क्या करेगा, ये हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव टर्मिनल, और इलेक्ट्रॉन्स निकला तो ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, पुल कर लेगा। इसका वैल्यू अगर बढ़ाएंगे, देखा गया कि करंट बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आ रहा है, सो करंट कैसा हो जाएगा इस केस में, ऐसा हो जाएगा करंट। मतलब ammeter will detect some current and the current will change अगर हम इसको चेंज करेंगे तो। बट सपोज अभी मैं इस बैटरी को V को फिक्स रखा और क्या किया, ये जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी को हमने चेंज किया। If intensity of incident रेडिएशन बोल सकते हैं बच्चों, रेडिएशन is increased, then what will happen, photocurrent increases। so इसका explanation क्या होगा, why photocurrent increases। बच्चों इंटेंसिटी बढ़ा दिया, दैट मीन्स मोर फोटोन्स विल स्ट्राइक द प्लेट, सो मोर इलेक्ट्रॉन्स विल कम आउट। ये ऑब्जर्वेशन है। अगर बच्चों ये जो हमने बैटरी लगाया है, उस बैटरी को अगर सपोज हमने क्या कर दिया, रिवर्स पोलैरिटी कर दिया और इंक्रीज किया पोलैरिटी, तो there will be a certain value of potential in reverse, जहां के बाद अमीटर 0 रीडिंग शो करेगा, है ना। सो जस्ट कर सकते हैं there is existence of stopping potential। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, there is existence of stopping potential। ये आइडिया देगा बच्चों मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बारे में। दिस गिव्स
idea of photoelectrons, maximum kinetic energy of photoelectrons, maximum kinetic energy of photoelectrons. ठीक है ना? So explanation. एक्सप्लेनेशन की सपोज ये कहेंगे कि फोटोन्स when strike on metal surface, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चों. Photons when strike metal surface, free electrons या electrons on the surface may absorb the photon. उस फोटोन को क्या कर लिया बच्चों? एब्जॉर्ब कर लिया. So its energy will increase. Energy will increase by amount h nu. न्यू जो है इसका फ्रीक्वेंसी है. अब बच्चों अगर एनर्जी इंक्रीज हो गया और कहाँ का फोटोन्स उसने एब्जॉर्ब किया बच्चों? कौन सा फोटोन? इनसाइड मटेरियल का या सरफेस का? बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो बहुत सारे कंसेप्ट मिस कर दोगे. इलेक्ट्रॉन्स एट द सरफेस विल एब्जॉर्ब द फोटोन्स, और उसका अगर वेलोसिटी सरफेस के आउटवर्ड डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रॉन्स may come out. If h nu is greater than a certain value, है ना, h nu naught, जो मटेरियल पे nu naught डिपेंड करेगा, then electrons बच्चों may come out या must come out? जो कंसेप्ट सीखना, may come out या must come out? यार थोड़ा इंटरेक्ट करो यार, मैं तो पढ़ाने में मुझे मजा नहीं आ रहा. May come out. may come out. लेकिन उसके पास एनर्जी ज्यादा है तो ये मस्ट क्यों नहीं होगा? वाई में? बच्चों इलेक्ट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स का अगर इधर एनर्जी है तो इसको सरफेस से बाहर आने में कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा. मिनिमम एनर्जी एक तो सप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन. ये 5 मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड for an electrons to come out is called work function. and कैसे डिनोट करते हैं बच्चों? 5 से. so this is क्या होता है बच्चों? this is material property.
दैट मीन्स डिफरेंट मटेरियल विल हैव डिफरेंट, कॉपर का अलग होगा, आयरन का अलग होगा, एल्यूमिनियम का अलग होगा, टंगस्टन का अलग होगा। अच्छा, एक आयोनाइजेशन एनर्जी भी होता है बच्चों, ये क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी एंड वर्क फंक्शन में मेटल किसी से को इलेक्ट्रॉन डिफरेंस पता है क्या? इज द टू सेम? इज द टू सेम या Yes, कुछ sir, same डिफरेंट है, या कुछ रिलेशन है, या कोई रिलेशन नहीं है? हाँ, कोई कुछ बोल रहा था। बच्चों, किसी भी एटम का आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे डिफाइंड है कि एटम में से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने का जो एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। सही बोल रहा हूं क्या? गैसियस आइटम होना चाहिए। गैसेस एटम में फ्री एटम, सॉलिड से नहीं। और वर्क फंक्शन क्या है? सॉलिड का जो है, सॉलिड में से जो इलेक्ट्रॉन्स को हम बाहर निकालें वो भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ही जाएगा, बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को मिनिमम एनर्जी कितना रिक्वायर्ड होगा निकालने में, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो क्या ये दोनों सेम है या कौन बड़ा है कौन छोटा है? अपूर्वा पाटिल, एनी आइडिया? Work function is half of the ionization energy, roughly, rough idea, it's not exactly, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये इतना होता है। तो ये बच्चों, ये फॉर्मूला ध्यान में, मतलब ये कंसेप्ट ध्यान में रखना, मेडिकल बैच, इंजीनियरिंग बैच दोनों। गार्गी, गार्गी ये पता था क्या पहले से? अरे कोई कुछ बोल नहीं रहा, कनेक्टेड है कि नहीं? सब सो तो नहीं गए? सर एक बार वापस रिपीट कीजिए ना, आपने अभी क्या बोला? अच्छा, मैंने तो लिख भी दिया मानसी। चैतन्य भाई, सुना क्या मैंने क्या बोला अभी? Yes, sir. क्या बोला, एक बार रिपीट कर दो, मानसी को नहीं सुनाई दिया। बोल दो यार। चैतन्य भी नहीं सुना, तो एग्जिट हो गया। शुभम बाशी ने क्या बोला था, सुना क्या? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, क्या हो गया? शुभम, मानसी, चलो तुम्हारा दोस्त कोई भी तुमसे बात नहीं करना चाह रहे हैं, शायद मुझसे भी नहीं करना चाह रहे हैं। मैंने कहा था आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है एटम का और वर्क फंक्शन, इसमें रिलेशन यहाँ पे मैंने 2 लिखा है। वर्क फंक्शन इज half of the ionization energy, roughly half, not exactly half. अब एक्चुअली मैं एक्सप्लेन ये करना चाह रहा था कि अगर मेटल पे फोटॉन्स इंसिडेंट हुए, इलेक्ट्रॉन्स absorb energy which is more than 5 अगर है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या नेसेसरली मेटल सरफेस से बाहर आएगा? तो अनन्य प्रणव ने कहा सर नेसेसरली बाहर नहीं आएगा, ये बाहर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं बच्चों कि अगर सपोज इसका जब ये एनर्जी गेन किया है और वो डायरेक्टेड आउटवर्ड सरफेस है, देन इट विल कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस। बट
अगर सपोज इसका वेलोसिटी किसी एंगल पे है, अंदर है, then what will happen, this will collide with some other electrons or some other atom, और उस कोलिजन्स में अपना कुछ एनर्जी लॉस कर देगा। फिर दूसरा कोलिजन भी हो सकता है, और दूसरे कोलिजन्स के बाद सपोज ये इसका वेलोसिटी जस्ट आउटवर्ड सरफेस के नॉर्मल हो, और इसके पास जितना बचा हुआ एनर्जी है वो h न्यू नॉट से वर्क फंक्शन से अगर ग्रेटर हो तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन अगर स्मॉलर हो गया तो बाहर नहीं निकल पाएगा। जैसे अगर कोई सवाल कहे तो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनर्जी गेन किया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, जब वो एनर्जी गेन किया तो इसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन वो किसी एंगल पे है और वो 2 कोलिजन किया है। कितने कोलिजन्स किया? 2 कोलिजन्स। 2 कोलिजन के बाद उसका जो डायरेक्शन हो गया जस्ट आउटवर्ड हो गया सरफेस से, बट ईच कोलिजन में उसने अपना 20% एनर्जी लॉस कर दिया। सारे बच्चे सुनना, ईच कोलिजन में उसने 20% इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज कर दिया। इसका ना वर्क फंक्शन सपोज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका वर्क फंक्शन इस मेटल का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ पाएगा? या इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आ पाएगा? और सर अगर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी था और इसने 20% लॉस कर दिया तो बचा कितना? 3.2। 3.2। अब उसके बाद फिर से एक कोलिजन और हुआ, फिर से 20% लॉस कर दिया बचा हुआ का। 3.2 इंटू 8 2.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बताओ इतना एनर्जी है जबकि वर्क फंक्शन 3.14 है, तो क्या ये बाहर आ पाएगा? नहीं सर। नहीं आ पाएगा। एक इलेक्ट्रॉन सपोज एक ही कोलिजन के बाद डायरेक्टेड आउटवर्ड हो गया तो भी क्या बाहर आ पाएगा? नो सर। नहीं आ पाएगा। लेकिन सपोज वर्क फंक्शन सपोज मैं चेंज करता हूँ, वर्क फंक्शन सपोज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और एक ने एक कोलिजन किया, उसके बाद उसका रिएक्शन हो गया है आउटवर्ड टू द सरफेस। क्या अब बाहर निकल पाएगा बच्चों? यस सर। अब निकल गया। और गार्गी बता रही है कि आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है, सही में क्या? नहीं सर। चलो एक सेकंड रुकना थोड़ा सा। चलो बच्चों, आज मजा नहीं आ रहा मुझे पढ़ाने में, इसलिए दूसरे टाइप पे सिस्टम पे ले रहना। राशि कुछ समझ में आ रहा है कि कुछ नहीं समझ में आ रहा? मुझे मजा नहीं आ रहा लेकिन पढ़ाने में।
अब बच्चों हम लोग ये बात करते हैं कि हमने जो कहा ना कि व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों जो आफ्टर कोलिजन्स जब वो निकलने वाला है उसके पास एनर्जी ना सिर्फ 5 के बराबर ही बचा, स्लाइटली ग्रेटर देन 5 बचा है, स्लाइटली ग्रेटर देन 5। एक सेकंड, हाँ बच्चों, व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो कहा कि जो जब निकलने वाला है तो उसके पास जस्ट 5 के बराबर एनर्जी बचा है, तो उसके पास एनर्जी बाहर निकलेगा 0 रहेगा। और जो इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करने के बाद जस्ट हेडिंग आउटवर्ड है उसके पास एनर्जी है एच न्यू, उसने 5 खर्च कर दिया तो बचा हुआ एनर्जी इतना रह गया। तो इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी 0 से लेकर के कहां तक होगा बच्चों, एच न्यू माइनस 5 तक का होगा। सो दिस इज द के मैक्स। चलो आज कम से कम ये तो रिवाइज हो जाना चाहिए के सर मैक्स। हाँ बोलो। सर इसका मतलब हमने जो लास्ट वाला एग्जांपल लिया जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का अगर फाई था, तो अगर हमारे इलेक्ट्रॉन के पास में 3.2 था ना उस टाइम पे एनर्जी, हाँ तो तो जब वो एग्जिट करता है, जब वो रिलीज होता है वहां से, तो उसके पास में सिर्फ 0.2 ही बचता है ना एनर्जी। 0.2 बचा, 0.2 एक्स्ट्रा बचा, तो काइनेटिक एनर्जी 0.2 रहेगा उसका। ये ऐसे सवाल भी आ सकते हैं जेई मेन में या नीट में भी। नीट के लिए तो थोड़ा टफ हो जाएगा, जेई मेन के लिए ऐसे रहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन सरफेस पे रिसीव किया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी फोटॉन्स, और बाहर आने से पहले वो एक कोलिजन किया जहां पे वो उसने अपना 20% एनर्जी लॉस कर दिया। तो वो किस काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकलेगा इलेक्ट्रॉन्स, अगर वर्क फंक्शन इतना है। आई बात समझ में? तो बच्चों अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो सवाल बहुत आराम से हो जाएगा। तो मैं सिर्फ फॉर्मूला नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूं कि बच्चों को समझ में आ जाए क्या हो रहा है। ठीक है, अब सुनना बच्चों यहाँ पे कहानी। तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे निकल रहा है वो एक इलेक्ट्रॉन से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, और वो रेंज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी है। अब क्या हो सकता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, वो हो सकता है जो कम एनर्जी से निकला उसको वापस इधर भेज दे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, उसको रिपेल बैक कर देगा, तो ये वापस इसी पे आ गया। जो इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी ज्यादा है वो यहाँ तक पहुंच जाएगा, मतलब यहाँ तक सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुंचेंगे, कुछ कम ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक पहुंचेगा। और अगर यहाँ तक पहुंच गया तो करंट, इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहा है तो करंट जो होगा आई इधर हो जाएगा, अमीटर जो है वो करंट डिटेक्ट कर लेगा। बट अगर सोचो ऐसा बैटरी कनेक्टेड है, ये अगर सपोज पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, पुल करेगा। अगर इसको पॉजिटिव टर्मिनल बना दिया तो ये इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड कम भी है, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर सेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विच विल अप्लाई फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इन दिस डायरेक्शन, और ये हेल्प करेगा। सो अगर ये पोटेंशियल को बढ़ाओगे, if potential is increased then I will increase। आई बात समझ में? यस सर। लेकिन बच्चों क्या कंटिन्यूअसली पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे तो आई बढ़ते जाएगा क्या? नहीं सर। क्यों नहीं बढ़ते जाएगा? बिकॉज अगर हम आई इसको बढ़ा रहे हैं, वी को इंक्रीज कर रहे हैं,
अब जितने इलेक्ट्रॉन्स निकला, जो जीरो वेलोसिटी से भी निकला, ये भी यहां तक पहुंच गया। जो जीरो काइनेटिक एनर्जी से निकला वो भी यहां तक पहुंच गया। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर पहुंच रहे हैं, जितना निकला वो सारे पहुंच गए, मतलब अब इसको और बढ़ाओगे तो करंट में इंक्रीमेंट नहीं होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉन्स तो जो निकलेगा वही करंट में पार्टिसिपेट कर रहा है। दैट मीन्स इफ वी ड्रॉ ए ग्राफ, पहला ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों। टाइम क्या होगा, टाइम हो गया क्या? मैं पहला ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, किसके बीच का? ये पोटेंशियल और वर्सेस फोटो करंट। फोटो करंट को ना आई से डिनोट करता हूँ, स्मॉल आई से, बिकॉज इंटेंसिटी जनरली मैं कैपिटल आई से डिनोट कर रहा हूँ। सो अगर कोई भी वोल्टेज नहीं है तो सपोज करंट इतना है, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा 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 और इट विल रीच टू ए सैचुरेशन करंट। उसके बाद भी अगर पोटेंशियल बढ़ाओगे तो करंट नहीं बढ़ेगा। अपूर्वा, ये क्लियर क्या? Why current will not increase after a certain value? हाँ सर। अब कोई कहेगा सर अगर मैं इस वोल्टेज को ना उल्टा कर दूं, पोलैरिटी को रिवर्स कर दूं, तो यहाँ पे माइनस में दिखाऊंगा। अगर उल्टा कर दिया बच्चों तो ये तो और करंट इलेक्ट्रॉन्स को आने से रोकेगा, अपोज करेगा। सो इन दैट केस इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचना मुश्किल होगा। और अगर बढ़ाते गए निगेटिव में पोटेंशियल तो एक पॉइंट पे ऐसा होगा कि जो हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी से निकला, हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी से, वो भी इस प्लेट पे पहुंचने में फेल हो जाए, बच्चों। तो वो जो पोटेंशियल होगा निगेटिव में, दिस इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग का मतलब समझ में आ गया कि अब कोई भी करंट नहीं होगा, हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन्स भी दूसरे प्लेट पे नहीं पहुंच पाया। तो कहोगे सर ये कब होगा? बच्चों हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी वाला कौन सा इलेक्ट्रॉन्स है, उसके पास कितना एनर्जी है? तो h-5। और ये अपोजिट में V0 पोटेंशियल है, तो V0 के अगेंस्ट उसको जाना है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा Q इंटू V0। यही हो गया बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 जो हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? h/e न्यू माइनस 5/e। अब आइंस्टीन ने एक एक्सपेरिमेंट किए थे, सॉरी जो एक्सपेरिमेंट था उसका एक ग्राफ ड्रॉ किया। देखना बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ, आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ये समझना। उन्होंने क्या किया, डिफरेंट मेटल यूज किया। बच्चों यहां जो मेटल है ना, ये मेटल अलग अलग मेटल यूज किया। इस मेटल का क्या होगा? एक वर्क फंक्शन होगा, दूसरे मेटल का अलग वर्क फंक्शन होगा। और उन्होंने स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस न्यू, V0 को y एक्सिस पे रखा और न्यू को इस एक्सिस पे रखा। और इसका ग्राफ ड्रॉ किया। तो सबसे पहले तो ये ग्राफ एक न्यू नॉट से नीचे के लिए तो कोई करंट ही नहीं होगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से जब ज्यादा फ्रीक्वेंसी का इंसिडेंट का आएंगे देन ओनली करंट विल बी ऑब्जर्व, तभी स्टॉपिंग पोटेंशियल का कोई सेंस आएगा। बच्चों ये देखना, V0 और न्यू ये हो गया बच्चों x जैसा, और ये हो गया y जैसा।
तो ये स्लोप हो जाएगा और ये हो गया इंटरसेप्ट। सो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन और इसका ऐसा होगा ग्राफ। और न्यू नॉट से कम के लिए कोई सेंस नहीं है, बट इसको एक्सट्रापोलेट कर देते हैं और ये पोटेंशियल एक्सिस को यहाँ पे कट करा। ये है बच्चों फाई अपॉन ई। फ्रीक्वेंसी इतना रखेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना होगा, फ्रीक्वेंसी इतना रखेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना होगा। इसका स्लोप कितना होगा? What is the tan theta h by e? And this is universal constant, am I right? Yes sir. ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ये जहां कट करा बच्चों ये 5 बता रहा है और ये क्या बता रहा है? ये 5 by e है। ये न्यू नॉट जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बता रहा है। अब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने अलग अलग मेटल का ड्रॉ किया और क्या देखा कि हर मेटल का ये जो स्लोप है वो कांस्टेंट आ रहा है। मतलब ये कोई कॉन्सिडेंस नहीं है, तभी उन्होंने ये लॉ दिया। ये तो बाद में उन्होंने देखा ऐसे दिया, ठीक है ना। तो पहले एक्सपेरिमेंट में वो डेटा में ये आया। दैट मीन्स फॉर डिफरेंट मेटल graph will be parallel. Why? Because slope will be same. Is it clear? Yes sir. बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई वाले, जेई मेन वाले और नीट वाले दोनों एकदम ध्यान से देखना है, क्योंकि ये पूछा हुआ सवाल है कि एक मेटल ए है ये और एक दूसरा मेटल ये है बी। कहा इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस न्यू का ग्राफ ड्रॉ किया है। और बच्चों ये पूछा है कि बताओ फाई ये हो गया वर्क फंक्शन ऑफ ए और फाइव भी हो गया वर्क फंक्शन ऑफ बी। ये दोनों में क्या रिलेशन है? ग्रीन कलर से ए और ग्रीन कलर से बी। तो पहला है इक्वल, दूसरा है फाइव ए ग्रेटर। आज ये सीख लिया तो क्लास सफल रहा। तीसरा ये और चौथा दे रहा है बच्चों graph is incorrect, it's not possible। ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। Which option is correct बच्चों? बता दिया तो अभी क्लास छोड़ दूंगा। Which option is correct? एनीवन, सिर्फ अपूर्वा का मैसेज आया, बाकी किसी का मैसेज नहीं आया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं और किसी का मैसेज आया। ये साक्षी का आया, चैतन्य का आया। चैतन्य भाई, चैतन्य भाई तो मेरा नाम दोबारा है यार। चैतन्य सोच के बताना यार। अभी अभी क्या बताया था? दोनों लाइन का स्लोप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए स्लोप। जबकि उस पिछले ग्राफ में जो हमने सवाल दिया है उसमें स्लोप अलग दे दिया है। स्लोप तो अलग हो ही नहीं सकता, स्लोप यही रहेगा। सो अगर दूसरा लाइन भी लेंगे ना तो ऐसा लाइन, सॉरी ये थीटा ही रहेगा बच्चों, पैरेलल ही होंगे। पैरेलल दिख नहीं रहा बट पैरेलल नहीं है, थीटा ही रहेगा। ऐसा होगा तो रहेगा जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ सवाल में वो गलत है। बड़ा फेमस सवाल है बच्चों, जेई मेन में पूछा है, तुम्हारे भी किसी न किसी टेस्ट में आ जाएगा। और जेई मेन वालों देख लेना, किसी न किसी टेस्ट में तुम्हारा तो जरूर आ जाएगा। आज का क्लास बच्चों यही